हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 मेंस आंसर राइटिंग सूत्रास बताऊंगा एंड ये 10 पॉइंट्स मेरे 3 बार आईएएस मेंस को क्लियर करने के एक्सपीरियंस के बेसिस पर हैं। इसमें मैंने वो सारी टिप्स, टेक्निक्स, तरीके, जो भी चीज़ें मैंने मेरी यूपीएससी जर्नी के दौरान सीखी वो सारी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताई है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको उतना एफर्ट, हार्ड वर्क ना लगाना पड़े एंड आप स्मार्ट तरीके से मेरे एक्सपीरियंस से सीखकर अपनी आंसर राइटिंग में एक्सेल कर सकें। एनीवेज, आपको ये सारी बातें काफ़ी सारे जीएस मेंस के फुल लेंथ टेस्ट लिखकर उनको इवेल्युएट कराकर उनका एनालिसिस करके अपने आप भी समझ में आ जाएगी, बट आपको उतना एफर्ट ना लगाना पड़े। बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने मेरे फर्स्ट मेंस के दौरान अराउंड 50 टेस्ट लिखे थे, जीएस मेंस के फुल लेंथ टेस्ट। फिर जो मेरा सेकेंड एंड थर्ड मेंस था उसके दौरान मैंने 25 जीएस मेंस के फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। इन टोटल मैंने अराउंड 100 के अराउंड कॉपीज जीएस की लिखी थी और ये सारी कॉपीज मैंने विजन आईएएस, फोरम आईएएस के यहाँ लिखी थी और वो अच्छे से इवेल्युएट होकर आई थी। उसका मैंने एनालिसिस करा था और वो सारी चीज़ें मैं नोट करता जाता था जो मुझे लगता था कि हाँ इसमें काम की है, और वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने उसे 10 पॉइंट में कंसाइज फॉर्मेट में क्रिएट करा है ताकि आप उसे समझकर अपनी आंसर राइटिंग में अप्लाई कर सको। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल करा है ताकि आपको वो पॉइंट्स समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आईएएस मेंस आंसर राइटिंग सूत्रास। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। सपोज अगर क्वेश्चन में एनालाइज लिखा हुआ है तो आपको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना है। अगर डिस्कस लिखा हुआ है तो आपको डेप्थ में जाकर डिबेट करना है। कैसे? आपको उसके प्रोज लिखने, कॉन्स लिखने और वे अहेड लिखना है। अगर इवेल्युएट आता है तो वहां पर आपको अपना एक जजमेंट देना है, यानी कि आपको उसे डिस्कस तो करना है, प्रोज कॉन्स ये सब आपको लिखने हैं, बट एंड में अपना एक जजमेंट देना है उस चीज के ऊपर। फिर उसके बाद में क्या आपने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एड्रेस करे कि नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट मिटिगेशन मेजर्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला, क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के इंडियन एग्रीकल्चर पर, और दूसरा मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि क्या आपने क्वेश्चन को समझ तो लिया बट उसमें जो आपने आंसर लिखा है वो रेलेवेंट है कि नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर वो ऑफ टॉपिक है, ये भी आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया पर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर लिखते हो दैट्स रेलेवेंट, बट अगर आप अर्बन वुमेन के इश्यूज यहाँ पर डिस्कस करते हो तो वो ऑफ टॉपिक है और उससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो, बट इस कई बार होता है वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान जाता है, रूरल इंडिया पर एस्पायरेंट्स का ध्यान नहीं जाता है और वहाँ पर अर्बन वुमेन के इश्यूज भी लिख सकते हैं। तो उस केस में आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और टू द टॉपिक आपको अपने आंसर्स को लिखना है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या आपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करा? क्या आपने जो कंटेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा? फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली सिटीजन्स तक अवेलेबल कराया जाता है। इस तरीके से आपको डिजिटल इंडिया के बारे में लिखना है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। अब अगर ये इसके साथ में कोई न्यूज़ है जो आपको याद है तो वो भी आप इसके बाद में लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन 3 से लेके 4 लाइन्स का होना चाहिए या फिर 25 से लेके 40 वर्ड्स का। इसके बाद में बॉडी है तो वहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट्स डिटेल्ड वे में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, आपने पॉइंट फॉर्मेट का इस्तेमाल करा है, पैराग्राफ का करा है, कैसे करा है, आपने अपने आर्गुमेंट्स को एविडेंस के साथ में सपोर्ट करा है कि नहीं करा है, ये सारी चीज़ें भी आपकी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अगर आप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के क्वेश्चन में आगे पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके अचीवमेंट लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना है कि मेन अचीवमेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज इंक्रीज्ड डिजिटल लिटरेसी। अब अगर आपको इसको सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्ट आपके पास में तो वो आप मेंशन कर दीजिए, या फिर आप कोई प्रोग्राम मेंशन कर दीजिए जो कि डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए लॉन्च किया गया था इसके अंडर, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके बाद में कंक्लूजन में आपको मेन पॉइंट्स को एक समराइज करना है और अपना एक पर्सनल व्यू पॉइंट, फ्यूचर डायरेक्शन आपको बतानी है ताकि एग्जामिनर को ही लगे। देखो, कंक्लूजन जो होता है ना वो एक तो समरी फॉर्मेट होना चाहिए, साथ में उसमें एक बैलेंस्ड आउटलुक नजर आना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए वो, है ना। उसमें फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो, क्या आप सजेशन दे रहे हो, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आप कंक्लूजन लिखते हो तो कैसे लिखना चाहिए, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव डिस्पाइट सम चैलेंजेस हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस ऑल्दो देयर इज रूम फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट एंड अटेंशन। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई चैलेंजेस हैं बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी करा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी करा है, आगे भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो इसके आगे अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आपको ये देखना है कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो लॉजिकल फ्लो में है कि नहीं है, क्या वो वेल कनेक्टेड हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के केस में अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करो एक क्रोनोलॉजिकल वे में हो, जैसे काजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो वहाँ पे जो भी आप लिखते जा रहे हो वो एक सीक्वेंस वाइज आना चाहिए कि पहले ये तो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। तो क्रोनोलॉजिकली आपका आंसर होना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले होने चाहिए, उस वे में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर आपको ये भी देखना है कि क्या आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट, नंबरिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करी है कि नहीं करी है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सजेशन लिखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, तो आपको एक सब हेडिंग बनानी है, सजेशंस फॉर जुडिशियल रिफॉर्म ऐसे करके, और उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अपने सजेशन लिखने हैं पॉइंट फॉर्मेट में और उनकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 अगर आप लिखते हो ऐसे। फिर आगे आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ देना है, इसकी आप अंडरलाइन भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कंटेंट एंड कवरेज। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि आपके आर्गुमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, क्या वो मल्टीपल एस्पेक्ट को कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो आप जीएसटी लिख दोगे, डिमोनेटाइजेशन लिख दोगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, बट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखने हैं जैसे लेबर लॉज, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एमएसएमईज पे क्या इम्पैक्ट हुआ इन सारी चीज़ों का। तो इससे लगता है कि आपकी कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है और आपने कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की मदद से इस आंसर को एड्रेस करा है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करा है। फिर उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि क्या आपके आर्गुमेंट में रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं कि नहीं है। जहाँ पर भी पॉसिबल हो कोशिश करो आप एक एग्जाम्पल भी ऐड करो, उससे डेप्थ ऑफ नॉलेज पता चलती है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हेल्थ केयर सिस्टम के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप उसमें आयुष्मान भारत का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, इसको और अच्छे से इम्प्रूव करो, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो ताकि ज़्यादा फैमिलीज तक कवरेज पहुंचाया जा सके। केरला मॉडल ऑफ डीलिंग विद कोविड-19 पेंडेमिक, इसका आप यूज़ कर सकते हो। और देखो पूरे एग्जांपल्स की, जीएस के एग्जांपल्स की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं मेरी वेबसाइट पर उसे रिलीज़ कर दूंगा, तो उससे भी आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे रेलेवेंट, जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में क्या आपने रेलेवेंट डेटा रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के जो फैक्ट्स हैं वो याद होने चाहिए, जो एनएसओ ने रिलीज़ करे हैं या फिर वर्ल्ड बैंक ने जो कोई रिपोर्ट रिसेंट में रिलीज़ करी है इंडिया की ग्रोथ रेट की, उन्होंने क्या फोरकास्ट करी है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसका बेस्ट सोर्स तो इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से भी आपको इकोनॉमिक के बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। और मैं भी काफ़ी जल्दी एक फैक्ट बुक रिलीज़ करूँगा, उसमें भी मैं सारे लेटेस्ट फैक्ट इंक्लूड करूँगा ताकि आपकी आंसर राइटिंग में वो हेल्प कर सके। इसके बाद में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फोर्थ पॉइंट। देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उभर कर आनी चाहिए, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है उसमें जो की कंसेप्ट है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है और वो आपको एक्सप्रेस भी करनी है। और वो कैसे करनी है मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपको सबसे पहले तो अगर कोई की टर्म दिखती है उसे डिफाइन करना है। सपोज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, ठीक है, कि क्या होता है, सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करना है। साथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कैसे वर्क करती है, अगर पॉसिबल होता है तो एक डायग्राम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको फिर एप्लीकेशन पर और चैलेंजेस पर आना है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि क्या आपका एक्सप्लेनेशन एक्यूरेट था, सिंपल था, क्योंकि अगर सिंपल नहीं होगा एग्जामिनर को समझने में दिक्कत आएगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज अगर आपको एक्सप्लेन करना है जीडीपी को, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जीडीपी रिप्रेजेंट्स मॉनेटरी वैल्यू of all finished goods and services within a country during a specific period of time। तो इस तरीके से आपको जीडीपी की एक सिंपल सी अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी, जो भी की कंसेप्ट है। इसलिए देखो अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हो, विजन आईएएस या कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जो भी कंसेप्ट है उसकी जो डेफिनेशन है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एग्जामिनर सबसे पहले यही देखेगा कि क्या आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन करा है, तब क्योंकि उससे उसे समझ में आ जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ भी आता है कि नहीं आता। वो डेफिनेशन पढ़ के जज कर लेगा आपके आंसर को। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के लिए।
फिर अननेसेसरी जार्गन कई बार यूज किए जाते हैं तो उनको अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, द एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी इंटेल्स, इसकी बजाय ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आप ये भी लिख सकते हो द फाउंड पॉलिसीज फाउंडेशनल आइडियाज, मतलब दोनों का एक ही, बट ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको अवॉइड करना है। इसके बाद में आपको जज करा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग पर। अब ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। सबसे पहली बात, क्या आपने जो अजम्पशन थे क्वेश्चन के वो क्वेश्चन करे कि नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्बनाइजेशन चैलेंजेस पर एक क्वेश्चन आता है तो उसमें कॉमन इश्यूज तो हर कोई लिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें। बट जो लेसर डिस्कस्ड एस्पेक्ट हैं, जो नहीं सोच रहे लोग, जो क्वेश्चन में भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्या आपने ये एड्रेस करा। कल्चरल असिमिलेशन इशू, कि सब अपने में ही मस्त रहते हैं अर्बन एरियाज में, कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, जो माइग्रेंट्स हैं उनका वहाँ के लोकल्स के साथ में इंगेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। तो कल्चरल असिमिलेशन अर्बनाइजेशन में अच्छे से नहीं हो पाता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स अगर आप ऐड करोगे आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, और ये दिखेगा कि स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करता है, ये बियॉन्ड जनरल थिंग्स भी कुछ सोच सकता है। फिर आपके जो पॉइंट्स हैं क्या वो बैलेंस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है डू अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब इतना सिंपल तो आएगा नहीं, बट क्रिटिकली एग्जामिन अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट हाईलाइट करने हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट हाईलाइट करने हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको हाईलाइट करने हैं, जैसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज आ रही है। ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है। जब भी क्रिटिकल हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेंशन करना है। इसके बाद में इनोवेटिव सॉल्यूशंस, आइडियाज़ क्या आप प्रोवाइड करा रहे हो। सपोज अगर अर्बन ट्रैफिक कंजेशन को एड्रेस करने के लिए आपसे सजेशन पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको थोड़े अलग आइडियाज़ लिखने हैं, जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग एआई इंस्टीड ऑफ राइटिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे कि एक्सपेंडिंग रोड नेटवर्क्स। ये तो सब लिख देंगे, बहुत जनरल आर्गुमेंट है। ये आप लिखोगे तो एक लगेगा कि इस स्टूडेंट में डेप्थ ऑफ नॉलेज है ना, इनोवेटिव है ये स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें लगनी चाहिए। फिर इसके बाद में ओवरऑल फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, अगर कहीं पर फ्यूचर ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना चाहिए, वो उसमें आपको इनोवेशन लाना चाहिए। जैसे फ्यूचर ऑफ वर्क पोस्ट पेंडेमिक, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो राइज ऑफ रिमोट वर्क, गिग इकोनॉमी, नीड फॉर डिजिटल स्किल्स। ये सारे ट्रेंड्स आप एंटिसिपेट कर रहे हो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल, और देखो इस सब के लिए आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए। मेरे ओपिनियन में, मैंने खुद ने डेली आंसर राइटिंग करी थी, 1 महीना मैंने करी थी, उसके बाद में मुझे समझ में आ गया था कैसे इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। उसके बाद में सारा गेम कंटेंट का है। अभी अगर आपने 10 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी, आप वो गलतियां करोगे ही नहीं। आपको भी फिर कमी रहेगी बस कंटेंट की। कंटेंट के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके बस। इसके बाद में यूज ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा, देखो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बात करी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका जो डेटा है वो क्रेडिबल सोर्सेज से होना चाहिए। जैसे अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे कुछ बात कर रहे हो तो असर की रिपोर्ट आती है, काफ़ी फेमस रिपोर्ट है, हर साल आती है। इसकी रिकमेंडेशन आप पढ़ सकते हो, और ऐसे आपको मैगजीन्स में भी मिल जाएगी, जो विजन आईएएस की, फोरम आईएएस की, या वाजीराम की रहती है, वहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। बट आपको जब भी किसी चीज़ के बारे में आप मेंशन कर रहे हो, ऑथेंटिक डेटा का आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो डेटा है वो आपने एक्यूरेटली प्रेजेंट करा कि नहीं करा, इस तरीके से प्रेजेंट करा कि नहीं करा कि वो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करे। जैसे अगर आप पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तब आपको पोवर्टी लेवल्स इन इंडिया के बारे में कोट करना है, अननेसेसरी हर जगह नहीं करना है। पोवर्टी की बात कर रहे हो तब पोवर्टी लेवल्स के बारे में बताओ, एक ट्रेंड भी बता सकते हो कि भाई आज़ादी के टाइम पर इतना था, अभी इतना हो गया है ना। आप यहाँ पर एक डायग्राम भी बना सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे 1947 का लिख दो, यहाँ पे 2024 का लिख दो, या जहाँ का भी आपको याद है, और ऐसे डाउनलोड ट्रेड आप दिखा सकते हो। एक्यूरेट फैक्ट याद है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर क्या आपने कोई जो रीसेंट रिसर्च है, रिपोर्ट्स है, वो आपने यूज़ करी कि नहीं करी। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात हो रही है तो आपको आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनकी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिए आप रिपोर्ट पढ़ते हो वहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या रिपोर्ट्स रिलीज करी हैं, कौन कौन सी रिलीज करी है। लेकिन मेंस के लिए आपको उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, उसका कंटेंट आपके मेंस में काम में आता है। इसलिए जो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स में जो फैक्ट पढ़ रहे हो, वो आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, है ना। और वही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इसके बाद में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने डिटेल्ड में एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है समझने में, और इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए।
क्योंकि मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर इंग्लिश कैसी लिखें, इंग्लिश में थोड़ी सी ग्रामर वीक है। देखो ग्रामर बेसिक लेवल पर सही होनी चाहिए, इंग्लिश सिंपल होनी चाहिए और शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस लिखोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब मैं एग्जाम्पल के साथ ये बताऊंगा विषय आपको। पहले आपको ये देखना है कि क्या आपने क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज यूज करी कि नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पर इस तरीके से लिखने की बजाय कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज न्यूमरस इफेक्ट्स impacts on various sectors including but not limited to economic, social and cultural areas। ये लिखने की बजाय आप इस तरीके से लिख सकते हो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। डायरेक्टली आपने लिख दिया, कितना सिंपल सेंटेंस है, इसमें टाइम भी कम लगा, बात भी आपने वही लिखी है और ये सिंपल भी है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लाइमेट चेंज को डिस्कस कर रहे हो तो द फिनोमिनन ऑफ climate change is leading to a rise in global temperatures which in turn is causing glaciers to melt। अब ये कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको एक सिंपल तरीके से भी लिखा जा सकता था कि क्लाइमेट चेंज इज काजिंग ग्लेशियर्स टू मेल्ट ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स। बस, तो इस तरीके से आपको एक सिंपल वे में लिखना है ताकि एग्जामिनर को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझ में आ जाए। फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अब देखो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर ग्रामर ठीक ठाक लेवल पर है तो आपको फायदा तो होगा ही से। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो इस तरीके से ना लिखो जैसे द पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ द रूरल एरियाज, इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इसकी बजाय आप कैसे लिखो, पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव रूरल कंडीशंस बाय फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैसिलिटीज। आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ना, ये वाला सेंटेंस आपको यूज करना है, इस तरीके से आपको लिखना है। सेकंड एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में लिख रहे हो तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, दे हेल्प इन ग्रोथ। ये लिखने के बजाय आप कैसे लिख सकते हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नेसेसरी बिकॉज दे हेल्प इन ग्रोथ। अब साथ में आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो टोन है, वो फॉर्मल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, जैसे कि एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो रेदर देन सेइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन आर ऑफन फ्लॉड। अब ये देखो कितना ज्यादा नेगेटिव सेंटेंस है ना, एक नेगेटिव टोन है इसकी बजाय आप कैसे इसी बात को लिख सकते हो, सम गवर्नमेंट डिसीजंस मे फेस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। ये होती है एक ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट का की टोन, है ना। ऐसे अगर आप सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो, सपोज द प्रॉब्लम विथ पुअर्टी इज दैट पीपल डोंट वर्क हार्ड इनफ। ये लिखने की बजाय आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पुअर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक नेगेटिव एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है ना। फिर आपको ये भी देखना है कि क्या आपने जार्गन, कुछ डिफिकल्ट वर्ड यूज करे जो एग्जामिनर को समझ में आए कि नहीं आए, आपने उन्हें एक्सप्लेन करा कि नहीं करा, ये भी आपको देखना है। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा तो डायरेक्टली SDGs आर क्रूशियल फॉर होलिस्टिक ग्रोथ, ये लिखने की बजाय आप पहले SDG की फुल फॉर्म लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है बट इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर उस एग्जामिनर को यही समझ में नहीं आया SDG क्या है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत सिंपल तरीके से उन्हें समझो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखो, फिर उसको ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, फिर इसके बाद में आप SDG यूज कर सकते हो, है ना। SDGs आर क्रूशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ इनकम्पासिंग इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल डायमेंशन। देखो ज़्यादा से ज़्यादा ना कोशिश करो कि आप इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल, इस तरीके के कीवर्ड्स आप यूज कर सको। उससे ऐसा लगता है कि ब्रॉड तरीके से स्टूडेंट बात कर रहा है। साथ ही अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी कोई कंसेप्ट मेंशन करो, सपोज द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज सजेस्ट, अब आपने इस थ्योरी का इस्तेमाल करा अपने आर्गुमेंट को वेटेज देने के लिए, बट आपने अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करा ना तो फिर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, है ना। अब इसकी वजह आपको कैसे लिखना है, द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है, विच एक्सप्लेन्स हाउ कंट्रीज बेनिफिट बाय स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली सजेस्ट। तो आपने क्या करा, पहले कंसेप्ट को डिफाइन करा और फिर उसका सहारा लिया अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये इस तरीके से आपको यूज करने, अगर आप कोई थ्योरी, कोई कंसेप्ट अगर यूज भी कर रहे हो तो। फिर इसके बाद में पॉइंट आता है डायग्राम्स का, मैप्स का। तो डायग्राम, मैप्स आपको यूज करने जहां पर वो वैल्यू ऐड करे। अननेसेसरीली डायग्राम सिर्फ बनाने के लिए डायग्राम नहीं बनाना है। 20 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन होते हैं 8 मैक्स,
जहाँ पे डायग्राम बन सकते हैं। GS2 में डायग्राम बनाने का स्कोप थोड़ा कम होता है। GS3 में होता है, एनवायरनमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप ट्रेंड के चार्ट बना सकते हो, है ना। और ज्योग्राफी का अगर कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, वहां पर डायग्राम मैंडेटरीली बनाना ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। इसका आधा या 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, है ना। और GS4 में भी आप डायग्राम यूज कर सकते हो, बट वहां भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब डायग्राम कहाँ पर यूज करना है, जहाँ जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानसून पैटर्न्स इन इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया का जो मानसून का एक डायग्राम है ऑक्सफोर्ड एटलस में, और इन जनरल भी आपको दिख जाएगा वो, तो वो वाला आप यूज करो, जिसमें डिफरेंट विंड, मानसून विंड्स को दिखाया गया है ना। वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके डायग्राम्स हैं वो नीट होने चाहिए, वो लेबल्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पर आप मैप बना सकते हो, और उसमें आप हड़प्पा, मोहनजोदारो को डिनोट करो, उन साइट्स को डिनोट करो। इससे लेबल्ड आपका अगर डायग्राम रहेगा, लोकेशंस उसमें दिखेगी, तो ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आती है वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखो, जो ओवरऑल मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये वर्क करती है, मैंने खुद ने अप्लाई करा है, और टॉपर्स की कॉपीज के भी मैंने वर्ड काउंट करे हैं, है ना, कि उन्होंने किस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो देखो, आपको मेक श्योर करना है कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, ना बहुत कम लिखना है। आपको 10 मार्कर में, जिसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, उसमें आपको 120 से लेके 180 वर्ड्स लिखने हैं। जो 15 मार्कर है, जिसकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स, उसमें आपको 220 से 280 वर्ड्स लिखने हैं, है ना। 280 और 220 की रेंज रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स लिखने में आ जाते हैं, तो उससे मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बाकी अगर कम लिखा है, अच्छी क्वालिटी का लिखा है, तो भी नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो कोशिश करो ज़्यादा लिखी, 180 280 तक लेकर जाओ। बट हाँ, पेपर पूरा करना पहली प्रायोरिटी। तो अगर उसके लिए आपको लगता है थोड़ा कम कम वर्ड्स लिख के हर एक क्वेश्चन में आपको पेपर पूरा करना है, तो उसको आप पहले प्रायोरिटाइज करना। जब स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, पेपर भी पूरा होने लग जाए, तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ी वर्ड लिमिट आप बढ़ा सकते हो। 280 180 सफिशिएंट है। टाइम मैनेजमेंट, देखो ये सारी चीजें जब हो जाती है ना, और जब आप वर्ड लिमिट में भी सही से लिख पा रहे होते हैं, तब आपका टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो विद टाइम, जैसे जैसे आपकी, देखो टाइम मैनेजमेंट में आपके दो तरीके का टाइम काउंट होता है, एक तो थिंकिंग टाइम और एक ही राइटिंग टाइम। तो आपको कोशिश करनी है जो थिंकिंग टाइम है वो विद रिविजन, विद प्रैक्टिस रिड्यूस हो जाए, ताकि राइटिंग टाइम ही रहे, है ना। और राइटिंग टाइम ही रहेगा अगर, और आपको थिंकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप 7 मिनट के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हो। और आइडियली 7 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए 10 मार्कर, एंड 15 मार्कर 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि क्या आपने किसी एक पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्लाइमेट चेंज काजेस एंड कंसिक्वेंसेस, तो अगर आपने काजेस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो आप कंसिक्वेंसेस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, उसमें कम पॉइंट लिखोगे। तो ये चीज़ अवॉइड करनी। जो भी आप पार्ट्स हैं उनमें बरोबर टाइम डिवाइड करिए, बरोबर उसमें पॉइंट्स डिवाइड करिए, है ना। वरना होता क्या है कि मैंने कॉपीज भी चेक करी है, तो पहले पार्ट के तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में उन्होंने इतना अच्छा लिखा ही नहीं, उन्होंने एक ही पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो फिर नंबर दूसरे पार्ट में कम मिलते हैं और ओवरऑल कम मिलते हैं, है ना। तो कोशिश करो, जो ऐसे हर एक क्वेश्चन में तो अपन ने डिवाइड कर दिया कि 10 मार्कर में 7 मिनट्स देने, 15 मार्कर में 10 मिनट्स देने, ऐसे हर एक क्वेश्चन में भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें भी आप टाइम का प्रॉपर डिवीजन करो। जैसे 30 सेकेंड आपके लगने चाहिए इंट्रोडक्शन में, 30 सेकेंड्स आपके लगने चाहिए कंक्लूजन में, है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद टाइम जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन, 30 सेकंड में कंक्लूजन, क्योंकि तीन चार लाइनें लिखनी है, सिंपल सिंपल। फिर बाकी के 6 मिनट 10 मार्कर में आपको अपने बॉडी पार्ट में लगाना है। अब इसमें भी अगर 2 पार्ट है, तो 3 मिनट आप एक पार्ट में लगाओ, 3 मिनट आप दूसरे पार्ट में लगाओ, इस तरीके से डिवीजन करो, है ना। जैसे अगर 15 मार्कर है, अब इसमें आपके पास में टाइम लिमिट है 10 मिनट्स, है ना। तो इसमें 1 मिनट तो आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए चल गया, तो बचे 9 मिनट। अब 9 मिनट्स को आपको 3 पार्ट होते हैं 15 मार्कर में इन जनरल, तो 3 3 मिनट करके आपको हर एक पार्ट में डिवाइड करना है ना। आई होप मैं समझा पाऊंगा। फिर विद टाइम आपको ये भी देखना है कि क्या आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बट इसका अभी ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। अभी आप अपनी थिंकिंग टाइम को, अपनी स्ट्रक्चरिंग को, और ये सारी जो अबव पॉइंट्स हैं उनको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। जब ये अच्छे से हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें अच्छे से ऐड होने लग जाएगी, आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगी, तो आपका थिंकिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। फिर स्पीड जो है, राइटिंग टाइम जो है, रिड्यूस करने के लिए मैं आपको और भी बहुत सारी टिप्स बताऊंगा, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और पेपर पूरा करवाया है मैंने मेरे स्टूडेंट्स का, उनका मेंस भी क्लियर हुआ है। मेरे 2 स्टूडेंट ने लास्ट ईयर मेंस क्लियर कराया, उनकी राइटिंग स्पीड मैंने बढ़वाई है। बाकी का भी होता, बट किसी कारणवश नहीं हुआ,
तो स्पीड की आप स्ट्रेस मत लो, स्पीड की काफ़ी अच्छी-अच्छी टेक्निक्स है, कौन-सा पेन यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, इन डिटेल में बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो ओवरऑल दिस वाज़ द वीडियो। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, आपको पता चला होगा कि कैसे आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए, क्या-क्या टेक्निक्स आपको उसमें अप्लाई करनी चाहिए, किस बेसिस पे आपका आंसर जज होता है। एंड अगर आपको इसी तरीके के वीडियोज़ चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए अगर इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई है। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने को, और अपनी तैयारी में पूरी जान लगा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।